एक ओवरऑल शिफ्ट किया हमने डाइट का, तो इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको देता जाऊँ, फिजिकल एक्टिविटी होगी, हमने डाइट थोड़ी सी अपनी मॉडिफाई कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं प्री डायबिटीज़ या शुगर से पहले की जो स्टेज होती है, हम उसको कैसे मालूम कर सकते हैं और कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बगैर देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री डायबिटिक स्टेट है क्या। सबसे पहले हम सबको मालूम है कि शुगर की बीमारी क्या होती है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। तो एक स्टेट उससे पहले की होती है जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, इसी तरह वो ख़वातीन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं या फिर PCOS वगैरह का शिकार हैं, इसके साथ वो लोग जिनके ख़ानदान के अंदर डायबिटीज़ रन करती हैं, मतलब उनके वालिद या वालिदा को या ख़ानदान के अंदर किसी और को डायबिटीज़ रही है, तो वो एक ज़्यादा रिस्क के ऊपर होते हैं, हाई रिस्क पर होते हैं कि उनको शुगर की बीमारी लाहक हो बनिस्बत उन लोगों के जो कि पतले हों या फिर कोई और उनको प्रॉब्लम्स ना हो। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर शुगर की बीमारी उन्हीं लोगों को होती है जिनका वज़न अमूमी तौर पर ज़्यादा होता है। तो इस स्टेज को हमने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर वापस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस स्टेज के ऊपर इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही होती है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो फिर आपको शुगर की बीमारी हो जाती है, लेकिन इस स्टेज पे वापस जाना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है तो मैंने डिटेल सेशन किया हुआ है, एक लेक्चर अवेलेबल है, आप वो सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्री डायबिटिक स्टेट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। It is a state that is characterized by impaired glucose homeostasis, including impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance। अगर इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, आपके खून में जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर का लेवल है, वो चाहे फास्टिंग स्टेट में हो या रैंडम स्टेट में हो, वो ज़्यादा रहता है। चाहे आप खाली पेट हों या आपने खाना खाया हुआ हो, उसके बाद आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा रहे, तो हम इस स्टेट को कहते हैं प्री डायबिटिक स्टेट। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अब हम किस पैरामीटर पे जज करते हैं कि आपको प्री डायबिटीज़ है या नहीं है, प्री डायबिटिक के पैरामीटर्स क्या हैं। सबसे पहले जैसे हम बात की कि इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग के अंदर या खाली पेट, सुबह खाली पेट आपके खून के अंदर शुगर की मिकदार कितनी है। अगर 100 से लेके 125 mg पर डेसीलीटर हो तो आपको प्री डायबिटीज़ हो सकती है। ये अब आप कैसे चेक करते हैं, आप ग्लूकोमीटर से चेक कर सकते हैं, आप किसी लैब से अपना शुगर लेवल चेक करवा सकते हैं। सेकेंड पैरामीटर है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी खाने के 2 घंटे बाद की जो आपकी शुगर होती है, जिसको हम अमूमी तौर पर रैंडम शुगर कहते हैं, वो अगर 140 से 199 के दरमियान आ रही है तो तब आपको प्री डायबिटीज़ हो सकती है। तीसरा पैरामीटर है HbA1c या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। अमूमी ज़ुबान में इसको 3 महीने की शुगर का टेस्ट कहा जाता है। अगर इसके लेवल्स 5.7 से 6.3 के दरमियान आए तो आपको प्री डायबिटीज़ होती है। अब तो हमने क्या 3 पैरामीटर डिस्कस किए। नंबर 1, अगर आपकी फास्टिंग ग्लूकोज 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही है, या आपकी रैंडम ग्लूकोज 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही है, या फिर आपके 3 महीने की जो शुगर है HbA1c का टेस्ट है वो 5.7 से 6.3 के दरमियान फॉल कर रहा है कहीं पर, तो आपको प्री डायबिटीज़ है, ये आप श्योर हो जाएं। सो अब हम बात करते हैं कि प्री डायबिटीज़ की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो अब हम इसको 3 लेवल्स के ऊपर जज करते हैं। नंबर 1, आपकी रिड्यूस्ड कैलोरिक इनटेक, नंबर 2 वेट लॉस एंड नंबर 3 फिजिकल एक्टिविटी। इन तीनों चीज़ों को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी के, कि हमने फिजिकल एक्टिविटी कैसे करनी है। मॉडरेट किस्म की एरोबिक एक्सरसाइज आप हफ्ते के अंदर 5 दिन करेंगे अगर आपको प्री डायबिटीज़ है। 5 डेज़ अ वीक मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर कार्डियो भी शामिल होता है, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग।
आपकी जितनी भी स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, मॉडरेट इंटेंसिटी की अगर आप कर रहे हैं तो आपने 5 दिन करनी है। अगर आप इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो आप ये 3 दिन कर सकते हैं हफ्ते के अंदर। तो अब ये आपने अपना टाइम ड्यूरेशन देख लेना है, 30 मिनट से 45 मिनट कम से कम ये ज़रूर होनी चाहिए। थर्डली एक्सरसाइज जो आती है वो है वेट ट्रेनिंग। कम से कम आप 2 से 3 दिन हफ्ते के दौरान ऐसे रखें जिसके अंदर आप वेट ट्रेनिंग करें, यानी वेट उठाएं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब मसल्स आपके एनर्जी डिमांड करते हैं तब आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप करता है। तो कार्डियो या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेज हमने कैसे करनी है, मॉडरेट अगर आप कर रहे हैं तो 5 दिन, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं तो आप 3 दिन करें, और साथ आपने वेट ट्रेनिंग 2-3 दिन ज़रूर करनी है। तो मैं आपको खुद सजेस्ट करूँगा कि आप हफ्ते के 5-6 दिन ज़रूर करें और साथ 1-2 दिन 3 दिन ऐसे निकालें जिसके अंदर आप वेट ट्रेनिंग भी ज़रूर फॉलो करें। फिजिकल एक्टिविटी के बाद हम बात करते हैं अपने वेट लॉस और रिड्यूस्ड कैलोरिक इनटेक के। सो कोई भी ऐसी डाइट रिजीम जिससे आप मॉडरेट तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं वो आप कोई भी कर सकते हैं, बशर्त ये कि मॉडरेट वेट लॉस हो, नॉट रैपिड वेट लॉस। क्रैश डाइट नहीं करना, उस डाइट के अंदर आपके जितने भी मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो पूरे हों, गुड फैट्स पूरे हों, लीन प्रोटीन आपको मिले, इसके साथ साथ गुड कार्ब्स मिले, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तमाम चीज़ें एक बैलेंस तरीके से शामिल हों। आप कोई भी ऐसा डाइट पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, बस किसी भी एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना। सो क्या हुआ, नंबर 1 हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी शुरू की हफ्ते के दौरान और उसके साथ साथ एक ओवरऑल कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट किया और एक ऐसी डाइट हमने सेलेक्ट की जिसके अंदर तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, तमाम चीज़ें, हमें किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं आ रही। डाइट के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको स्पेसिफिक कर देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। नंबर 1 होल ग्रेन्स। कोई भी ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल करें जिसके अंदर होल ग्रेन्स मौजूद हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि जितने भी होल ग्रेन्स होती हैं डेफिनेटली कार्ब्स तो हैं, कार्ब्स तो हमने लेने हैं, हम अक्सर बात करते हैं हमने छोड़ने नहीं हैं। तो होल ग्रेन्स का ये होता है कि इंसुलिन स्पाइक कम होता है, ठीक है। अब रिफाइंड फ्लावर्स जितने भी होते हैं उनका इंसुलिन रिस्पांस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनके अंदर फाइबर नहीं होता। तो इसी तरह जो होल ग्रेन्स होते हैं ये स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स होते हैं, इसके साथ इंसुलिन स्पाइक कम करते हैं। जितना भी आपका मल्टीग्रेन आटा हो गया, होल ग्रेन्स हो गए, होल व्हीट का आटा हो गया, मकई का, बाजरे का आटा, तमाम ये जितने भी हैं होल ग्रेन्स के अंदर शुमार होता है, तो ये आप ज़रूर ले सकते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं एडिड शुगर्स को हमने अवॉइड करना है। एडिड शुगर्स के अंदर जितने भी फ्रूट जूसेस हैं, कोलाज हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, बेकरी की अशिया हैं, इन तमाम को हमने अवॉइड करना है क्योंकि ये एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, कोई फ़ायदा इनका ज़्यादा होता नहीं है बल्कि ज़्यादा क्रेविंग्स ही हो रही होती हैं। थर्डली लीन मीट को ऐड करें, चिकन, फ़िश और फ़ैट फ्री आप जितने भी मीट्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अक्सर हम बात करते हैं इनका इंसुलिन रिस्पांस इतना ज़्यादा नहीं होता। इंसुलिन रिस्पांस जब इतना नहीं होता, डेफिनेटली इंसुलिन रिलीज़ तो होती है लेकिन उस तरह रिलीज़ नहीं होती, उतना इंसुलिन रिस्पांस नहीं होता जितना ग्लूकोज का होता है। तो आपको थर्मोजेनिक इफेक्ट भी होगा, आपके मसल भी प्रिजर्व रहेंगे और आपका फैट लॉस भी होगा। इसके साथ साथ फाइबर ज़रूर ऐड करना है। जैसा कि हमने बात किया, फाइबर, नेचुरल फाइबर आपको फ्रूट वेजिटेबल से ज़रूर मिल सकता है। सैलड की ऑप्शन ज़रूर अपनाया करें। आदत बना लें कि हर मील के साथ आप सैलड ज़रूर आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको भूख भी कम लगेगी और आप अपने जो मैक्रोज हैं उसका भी बैलेंस बरकरार रख सकेंगे। जो आपने कार्ब्स एक्स्ट्रा खाने हैं वो आप सैलड की फॉर्म के अंदर इंटेक कर लें, आपको फाइबर भी मिलता रहेगा। इसके साथ साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़रूर यूज़ करने हैं जिनको हम मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड कहते हैं। ऑलिव ऑयल हो गया, आपके पास कोकोनट ऑयल हो गया, जितने भी हेल्दी फैट्स हैं इनको आपने ज़रूर, जो कि नट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं आपके पास, आलमंड, वॉलनट्स वगैरह, ये आपने ज़रूर यूज़ करने हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को आपने अवॉइड करना है। जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, जितने भी तली हुई अशिया हैं, इनको आपने अवॉइड करना है। तो एक ओवरऑल शिफ्ट किया हमने डाइट का, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको देता जाऊँ, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, हमने डाइट थोड़ी सी अपनी मॉडिफाई कर ली, कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग ज़रूर अपनाएं। 12 घंटे दिन के अंदर ऐसे सिलेक्ट करें अपने डिनर और ब्रेकफास्ट के दरमियान, ये आसानी से हो सकता है कि 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, पानी पी सकते हैं। तो ये 12 घंटे का जो गैप है ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और इसके साथ साथ आपके इंसुलिन लेवल्स को नीचे लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई हुई है उसको भी रिवर्स करेगा। रिसर्चर्स कहती हैं कि जो लोग ये तमाम चीज़ें फॉलो करते हैं उनके अंदर 80%, 70 से 80% रिस्क कम हो जाता है डायबिटीज़ डेवलप होने का।
तो ये एक लॉन्ग टर्म, अब आप कह रहे होंगे कोई डाइट प्लान हमें नहीं दिया, ये डाइट प्लान देने की ज़रूरत नहीं है कि रेगुलर आप रूटीन मैटर है, एक लाइफस्टाइल चेंज है, ठीक है। और हर इंसान का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज़ आपके लिए बताऊँ, हो सकता है किसी और शख्स के लिए वो पॉसिबल ना हो। तो यहाँ पर एक जर्नलाइज्ड लाइफस्टाइल चेंज और उसके साथ साथ एक्टिविटी लेवल इंशाल्लाह, और उसके साथ 12 घंटे की फास्टिंग इंक्लूड करें इंशाल्लाह, आपकी जो प्री डायबिटीज़ का मसला है ये बहुत हद तक इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर अपना क्योर नहीं करते, डाइट मैनेज नहीं करते, फिर आपको पता ही है डायबिटीज़ हो जाए, उसके बाद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो ये तो थी हमारी आज की प्री डायबिटीज़ का सेशन। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।